हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल नित्यम मैथ क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का। तो पिछली वीडियो में मैंने एक और दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है उसका, प्रश्नावली 1.2 का। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इन संख्याओं के LCM और HCF ज्ञात करनी है। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि तो मैंने पहले भी बता रखी है आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि वैसे सब बच्चे जानते ही होंगे। इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो, 12 के पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा 12 कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। फिर 3 से कटेगा कितनी बार, 1 बार। तो ये 12 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये हमारे 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 15 के करेंगे तो 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा ये कितनी बार, 5 बार। और 5 से कटेगा कितनी बार, 1 बार। तो 15 के गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 5। अब 21 के करते हैं तो 21 के करेंगे तो 3 से कटेगा 21 कितनी बार, 7 बार। और 7 से कट जाएगा 1 बार। तो ये 21 के गुणनखंड हो गए हमारे 3 गुणा 7। ठीक है बच्चों। तो अब देखो, HCF निकालने के लिए हम इनका सार्व गुणनखंड देखते हैं। सार्व गुणनखंड का मतलब है वेनिस्ट यानी कॉमन। तीनों में हमें कॉमन दिखना चाहिए। अगर 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन दिखना चाहिए। अगर 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन दिखना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा संख्या है, 4 संख्या है, तो चारों में कॉमन होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या है कॉमन इन तीनों में। तो तीनों में कॉमन हमें ये 3 दिख रहा है। तीनों में है तो 3 ले लेते हैं। बाकी और तो कुछ कॉमन है नहीं। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ HCF लिख देंगे 3। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो HCF हमारा निकलता है उसे लिख लेते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे बचते हैं उनको और ले लेते हैं। तो देखो, इसमें हमारे 2 के 2 बचे तो 2 के 2 ले लेंगे। एक 5 का इसमें बचा, 5 का ले लिया। और एक 7 का इसमें बचा, 7 का ले लिया। अब इनके सबके हम गुणा कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बरूपन 60। और 60 का 7 में करेंगे 6 7 42, 420। तो LCM आ जाएगा हमारा 420। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17, 23। तो पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 17 हमारी अभाज्य संख्या है, 17 से ही कटेगी। तो इसके हमारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो 17 बराबर 17। और देखो, एक गुणनखंड ये भी है 1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणा 1 करेंगे तो 17 ही होगा। अब 23 के कर लेते हैं। तो 23 के करेंगे तो 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो 23 से ही कटेगी ये कितनी बार, 1 बार। तो 23 के भी यहाँ लिख देंगे कि 23 गुणा 1। अब 29 के कर लेते हैं। तो 29 के करेंगे, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो 29 से ही होगी कितनी बार, 1 बार। तो 29 के भी हम लिख देते हैं यहाँ पे 29 गुणा 1। अब देखो, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है हमारा 1 कॉमन आ रहा है। तो HCF हमारा इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा हमारा, 1। ठीक है बच्चों। अब इसका LCM निकालना है हमें। तो LCM निकालेंगे तो LCM देखो इसी तरीके से निकालेंगे। LCM बराबर, एक तो हमारा HCF है गुणा 17 इसमें है, तो 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो चलो HCF निकालते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो LCM बराबर
एलसीएम बराबर हमारा आ जाएगा 11,339। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये दो पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट है, 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 के, तो देखो 8 से 2 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये कितनी बार, 2 बार। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार। तो इधर लिख देंगे अब 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 1। ठीक है। अब हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 से करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 बार जाएगा। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 1। अब करना है हमें 25 के। तो 25 के कर लेते हैं। 25 हमारा 5 से कटेगा, तो 5 से 5 बार, फिर 5 से कट जाएगा 1 बार। तो यहाँ लिख देंगे 25 के, 25 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 1। अब देखो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा सिवाय 1 के। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। 1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो एक आंसर आ जाएगा HCF हमारा। अब LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM में 1 गुणा 8 वो 1 गुणा 3 तो 2 2 के हैं, तो 3 तो 2 2 के ले लेते हैं। और 2 3 3 के हैं, 2 3 3 के ले लेते हैं। और 2 5 5 के हैं, 2 5 5 के ले लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 और पंजे कितने हो गए, 5 35 दो पंजे 10, 360, 360 पंजे 1800 हो जाएंगे। तो LCM हमारा आ जाएगा 1800। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 और 657 का HCF बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, यानी HCF दे रखा है हमें और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए हल हल लिख के करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी जांच की है कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बराबर HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, यानी प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रथम संख्या द्वितीय संख्या हमारे पास क्या है, प्रथम संख्या है हमारे पास 306 गुणा द्वितीय संख्या क्या है हमारे पास 657 बराबर HCF हमारा दिया हुआ है 9 गुणा LCM। ठीक है बच्चों, अब इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 9 का गुणा LCM में करके, या फिर 9 हम इसे डिवाइड में ला सकते हैं, LCM उधर भी रह सकता है। तो ऐसे कर सकते हैं 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। ठीक है बच्चों, यानी ये इधर गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, LCM हमारा यही रह जाएगा। अब इसे हम काट देते हैं। तो 9 से ये कट जाएगा कितनी बार, 9 तिया 27, 3 3 बचा, 9 चौक 36, 34 बार कट गया। अब 34 का गुणा हम इसमें कर देंगे। तो 34 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, करते हैं गुणा। तो ये आ जाएगा हमारा 22,338। ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो LCM बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 22,338। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n
अंक 0 पर समाप्त होती है। तो जांच करना है हमें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि कोई भी संख्या हो, अगर वो संख्या 2 गुणा 5 यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, n के रूप में है, तो वह 0 पर समाप्त होगी। अगर उसके गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है तो वो n पे समाप्त नहीं होगी। तो चलिए करते हैं इसे, हल लिख के। तो 6 की पावर n के गुणनखंड कर लेते हैं इसके। तो क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3। ठीक है बच्चों, 2 गुणा 3 हो जाएंगे है। चूंकि किसी, यहां लिख देंगे कि किसी प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 2m इंटू 5 की पावर n के रूप की होती है। तो वह 0 अंक पर समाप्त होती है। जीरो अंक पर समाप्त होती है, जबकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 3 की घात n के रूप में है। अतः यह कभी भी 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि 6 की पावर n जो है वो हमारी 2 गुणा 3 के रूप में है, जबकि हमारा 0 अंक पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर में। तो वह 0 अंक पर समाप्त होती है, जबकि 6n के अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 गुणा 3 की पावर के रूप में है। अतः यह कभी भी 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी इसमें 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करना ना भूलें वीडियो अगर अच्छी लग रही हो। Damn.